हरे कृष्णा प्यारे दोस्तों। श्री राधे राधे। वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल द सक्सेस जोन। तो दिस इज़ आयुष शर्मा, योर मैथ्स फैकल्टी। और जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों कि हमने कल या परसों से स्टार्ट कर दिए परसेंटेज के क्वेश्चन को सॉल्व करना। और आज हमारा थर्ड डे, हम 2 दिन से परसेंटेज के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, आपने देखा होगा। और आज ये तीसरी क्लास है अपनी। कल हमने 15 के समथिंग क्वेश्चन को सॉल्व किया था, 15 के समथिंग हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और आज हम उसके आगे से ही सॉल्व करने वाले हैं। कल अपन ने देखो लास्ट क्लास में आई थिंक 15 क्वेश्चन तक अपन ने कर लिया था। 16 क्वेश्चन से आज मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। तो पेन कॉपी लेकर बैठ जाएं, ठीक है। रजाई से बाहर निकल जाएं, क्योंकि मैथ्स जो है ना वो बिना पेन कॉपी के नहीं आ सकता, राइट सर, है ना। तो मैथ्स बिना पेन कॉपी के नहीं आ सकता है। तो रजाई से बाहर आ जाएं आप जल्दी से, है ना। पता है सबको कि ठंड बहुत है बेटा। इसी ठंड में आप पढ़ेंगे, देखो अभी यदि आप नहीं पढ़ेंगे ना तो आपकी जगह कोई और पढ़ लेगा, है ना। यदि आप जाकर देखें ना, तो यदि मैं बात करूं मुखर्जी नगर की, दिल्ली में, तो ये हाल है वहाँ पर कंपटीशन का कि सामने वाले व्यक्ति का जब तक रात में लाइट बंद नहीं होता है ना रूम का, तब तक एक व्यक्ति सोता नहीं है। एक बच्चा यदि उसके सामने किसी लड़के का रूम है ना, तो जब तक उसके रूम का लाइट बंद नहीं होगा ना, वो सोगा नहीं। तो कंपटीशन आप देख सकते हैं कितना हाई है। हम सभी को पता है कि इस साल बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वैकेंसीज ज़्यादा आई है तो हम मेहनत कम कर दें, आराम से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। क्योंकि वैकेंसीज जितनी ज़्यादा आई है उसके साथ साथ कंपटीशन भी बढ़ गया है सर। सही बोल रहा हूँ क्या मैं, है ना। तो आपको मेहनत भी ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। तो रजाई से बाहर आ जाएं, पेन कॉपी लेकर बैठ जाएं और प्रॉपर तरीके से अपन प्रैक्टिस करते हैं। सिर्फ 1 घंटे की बात है, अच्छे से ही प्रैक्टिस करो और जो मेथड्स मैं सिखा रहा हूँ उसको सीखने की कोशिश करो, ठीक है। और पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश करना है। वीडियो को पॉज करें और खुद सॉल्व करके देखें और फिर मेरी मेथड को देखें कि आप किस तरीके से कर रहे थे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखें क्या दिया है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, चीनी तथा पानी के घोल में जो कि 28 लीटर है। चीनी और पानी का घोल है, शक्कर और पानी का जो घोल है वो 28 लीटर है, ठीक है। और उसमें जो है ना 26.4%, 26.4% उसमें शक्कर है, ठीक है। उसके बाद बोला है घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 6 लीटर पानी उड़ा दिया जाने पर शेष घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगी। ध्यान से सुनना, इसको करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। एक हमारा ट्रेडिशनल मेथड हो सकता है जिसको हम एक्स मानकर कर सकते हैं, लेकिन एक्स जो है ना वो ज़्यादातर लोगों को दुख देता है, तो इसलिए मैं एक्स मानकर नहीं कराऊंगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। आप दूसरी मेथड से इसको करेंगे हम, देखें। मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि यदि किसी भी सॉल्यूशन की मैं बात करूँ, है ना, तो उसमें जो शक्कर होगी वो कितनी होगी। यदि यहाँ पर शक्कर की बात चल रही है तो शक्कर कितनी होगी, तो मैं बोलूँगा शक्कर सर जो भी कुल सॉल्यूशन है, जो भी आपका सॉल्यूशन है, जो भी सॉल्यूशन है उसका कुछ परसेंटेज होगी शक्कर, यही होता है ना। तो मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी सॉल्यूशन है उसका कुछ परसेंटेज शुगर होगी। ध्यान से देखना, यहाँ पर दिया हुआ है चीनी तथा पानी के घोल में जो कि 28 लीटर है, 26.4% चीनी है। इसका मतलब क्या हुआ कि सर उसमें 26.4% चीनी, ये तो आ गई बात समझ में। बाद में ये बोला आफ्टर बॉइलिंग 6 लीटर वाटर, 6 लीटर पानी उसमें से इवापोरेट हो जाता है, वाष्पीकरण हो जाता है। क्योंकि जब भी कोई चीज़ को बॉईल करते हैं ना तो उसमें से पानी उड़ जाता है, पहले पानी ही उड़ता है। तो सर यहाँ पर 6 लीटर पानी उड़ जा रहा है। इसका मतलब क्या है सर कि यदि सॉल्यूशन पहले 28 था, मान लो बोला है ना, उसमें 28 लीटर पहले पानी मतलब सॉल्यूशन था, बाद में जब वो 6 लीटर उड़ गया ना, तो अब कितना बचा सॉल्यूशन। 6 लीटर उड़ने के बाद कितना बचा, 22 बचा। यदि ये 22 बचा है और हमसे बोला गया है कि शक्कर पहले जितनी थी अभी भी उतनी ही शक्कर है, बोला नहीं गया है, आपको यहाँ समझना पड़ेगा। क्योंकि क्वेश्चन में ये बोला है कि पानी उड़ रहा है, शक्कर की बात तो नहीं करी ना, शक्कर तो नहीं उड़ रही है ना। इसका मतलब सर यहाँ पर शक्कर में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो क्या चीज़ कांस्टेंट है, ये वाली चीज़ कांस्टेंट है। और मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कल की क्लास में भी कि जो आपको एक्सपेंडिचर होता है वो प्राइस गुना कंजम्पशन होता है। तो कहीं ना कहीं ये इन्वर्स और डायरेक्ट वाला रिलेशन ही तो लगेगा इसके अकॉर्डिंग। मतलब जब एक्सपेंडिचर ना बदल रहा हो तो प्राइस और कंजम्पशन का जो रेशो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, कल की क्लास में बताया था मैंने। तो यहाँ पर सर हमने जब रेशो देखा तो यहाँ पर ये रेशो क्या आ रहा है, आप देख सकते हैं ध्यान से। सर ये आ रहा है 14 से 11, देख रहे हैं आप, 14 से 11 हो जा रहा है रेशो। तो इसका जस्ट अपोजिट ये हो जाएगा, 11 से 14 हो जाएगा। अच्छा 11 से 14 ये रेशो हो जाएगा, लेकिन वो हमको पहले बोल रहा है कि पहले जो परसेंटेज था ना वो कितना था, पहले था 26.4%। तो आप देखें 11 की जगह यहाँ पर लिखा था 26.4%। इसका मतलब कितने गुना था, ध्यान से देखकर बताएं कितने गुना था। तो आप बोलेंगे सर 11 दूनी 22, 11 चौको 44, तो 2.4 पर गुना था ये। तो सर ये भी 2.4 गुना ही हो जाएगा, तो इसको भी 2.4 गुना कर दो। तो देखो 14 दूनी कितना हो जाएगा, 280, और 14 चौको 96, 280 और 96 कितना हो जाएगा, कितना 300, ये वाला आंसर आ जाएगा 36 वाला। समझ में आया। इसको देखो डायरेक्ट इस तरीके से करना है आपको, पॉइंट को इग्नोर कर देना है ना। थोड़ी देर के लिए इसको मानना है ये 20 और 4 है। तो सर 14 दूनी जब मैंने करा तो 28 हुआ,
मतलब 280, क्योंकि एक जीरो की जगह खाली थी। और यहाँ पर 14 चौको कितना हुआ, 14 दूनी 28 दूनी 56 हो गया। तो सर 14 दूनी 280 और 56 कितना हो जाता है 336। 336 मतलब ये आ जाएगा, और एक के पहले दशमलव था तो ये लगा दिया, तो ये आंसर आ जाएगा अपना। क्या बात समझ में आ गई? या फिर आप इसको चेक ऐसे भी कर सकते थे कि कहीं ना कहीं ये 7 का गुणज होगा। क्या देखो ये 7 से कट रहा है, क्या 7 से ये तो कट रहा है भैया, 7 चौको 28, 7 अट्ठे 56, ये तो कट रहा है। 7 चौको 28 ये भी कट रहा है, 7 चौको 28 और यहाँ पर 29 30 31 32 ये नहीं कट रहा है, 7 चौको 28 ये भी कट रहा है। तो देखो इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन नहीं कट रहा है, 3 तो कट रहे हैं, तो इसका मतलब हमको पूरा ही सॉल्व करके देखना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? और या फिर आप देख सकते हैं 4 चौको 16, सबसे सही शॉर्ट तरीका इसका ये था कि सर हम ध्यान से देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो 0.4 यहाँ पर भी है, और यहाँ 4 से जब गुना होगा तो यहाँ पर लास्ट में 4 चौको 16 0.6 आना चाहिए। एक ही ऑप्शन में 0.6 आ रहा है, बाकी किसी में नहीं आ रहा है, तो अपना आंसर यहीं से डायरेक्ट हो जाएगा। क्या बात समझ में आई सर? चलिए, तो इतना आ गया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। ये क्वेश्चन आया हुआ है CHSL का है आई थिंक। देखें, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं ना। देखें, एक प्रिज्म का आधार, अच्छा प्रिज्म क्या होता है ध्यान से सुन लो। प्रिज्म और पिरामिड दो प्रकार की चीजें होती है। प्रिज्म का मतलब क्या होता है, पिरामिड का मतलब क्या होता है। पिरामिड जो होता है ना वो एक पॉइंट से, एक सेकंड जस्ट अ मिनट गया क्वेश्चन, एक सेकंड ये क्वेश्चन गायब हो गया है, लीव करो उसको, क्वेश्चन को लास्ट में देखेंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में दिया है और शॉपकीपर हैज 2600 टॉफीज। भैया ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से करना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। ये देखने में बहुत आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसको कहीं ना कहीं हम डेविएशन से कर देंगे, देखने में कुछ भयानक सा भी लग रहा है, लेकिन आप इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो प्रॉपर तरीके से हो जाएगा। और ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है ना, प्री में भी आने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्रॉपर तरीके से हम समझते हैं कैसे करना है इसको एग्जाम में। क्वेश्चन में दिया हुआ है एक दुकानदार के पास 2600 टॉफीज हैं। एक दुकानदार के पास 2600 टॉफियां हैं, उसमें से 910 टॉफी वो 9.6 के प्रतिशत लाभ पर बेचता है, कुछ टॉफी 650 इतने के लाभ पर, 780 इतने के लाभ पर, और जो बच रही है ना वो 13.6 के लाभ पर बेचता है। ठीक है, उसके बाद वो बोल रहा है यदि उसका कुल लाभ 4056 रुपए है, कुल लाभ मतलब इनको बेचने पर उसको टोटल प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है प्रत्येक टॉफी का कीमत पता लगाइए। देखो क्वेश्चन जब देखकर पूरा नहीं समझ में आए ना तो एक एक स्टेप चलते जाना चाहिए। आप एक एक स्टेप चलते जाएंगे ना तो आगे जाकर आपको समझ में आने लगा कि आगे क्या करना है ना। देखो मैं ये बोल रहा हूं कि कुल चॉकलेट 2600 हैं, 2600। ठीक है, अच्छा 2600 में से वो पहले कितनी 910 चॉकलेट बेच रहा है, ध्यान से देखना 910 चॉकलेट बेच रहा है। फिर आगे कितनी बेच रहा है 650, 650 कुछ दूसरे पर बेच रहा है। फिर आगे कितनी बेच रहा है तो यहाँ पर 780। अच्छा अब कितनी बच रही है तो आप देखेंगे सर 910 और इनको जोड़ेंगे 9 6 1500, 1560, 1560 और 700 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2260, 2260 में 80 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2340। तो कितना बच रहा है सर 260 बच रहा है। इतनी बात समझ में आ गई? तो यहां पर मैं ये बोल रहा हूं कि आप यदि इसको ध्यान से देखेंगे तो ये सभी ना 13 का मल्टीपल दिख रहा है मुझे। देखो सभी 13 का मल्टीपल दिख रहा है, तो क्या मैं रेशियो ले सकता हूं? यहां से अपना रेशियो से काम हो जाएगा। तो मैं बोल रहा हूं कि इनमें से सबसे पहले तो सबका 0 काट दो, कट गया। अच्छा रेशियो क्यों ले रहा हूं मैं आपको आगे बताता हूं, बस ध्यान से 2 मिनट देख लो। इसको 13 सत्ते 91, 13 पंजे 65, 13 छंग 78 और 13 दूनी 26। क्या इस रेशियो में आ गया? देखो आप टोटल कितना हो रहा है 7 5 12 6 18 और 2 20, मतलब ये भी पूरा कट रहा होगा ना, तो ये टोटल 20 आ गया है। क्या बात समझ में आ गई? मतलब हमारा सिंपलेस्ट जो अब रेशियो बन गया ना वो ये बन गया कि सर इसको मैं काट दे रहा हूँ, अब आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अपना जो सिंपलेस्ट रेशियो बन गया वो ये बन गया 7 5 6 2, मतलब 20 थी टोटल कुछ चीज़ जिसको हम 7 को अलग बेच रहे हैं, 5 को अलग बेच रहे हैं, 6 को अलग बेच रहे हैं और 2 को अलग बेच रहे हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? 7 5 6 2 ये अपना रेशियो बन गया। मैं बोल रहा हूँ जरूरी नहीं है, क्योंकि जो परसेंटेज जब कैलकुलेट करना होता है ना तो उसके लिए आपको एक्चुअल वैल्यू की जरूरत नहीं होती है ना। यदि मैं बोलता हूँ कि आप 100 चॉकलेट खरीद कर लाएं और उसमें से 100 चॉकलेट को आप कुछ प्रॉफिट पर बेच रहे हैं, तो 100 चॉकलेट पर आप प्रॉफिट निकालें तब भी वही निकलेगा, 10 पर निकालें तब भी वही निकलेगा। मैं बोलता हूं एक चॉकलेट को आप 2 रुपए ज्यादा में बेच रहे हैं, 10 रुपए की चॉकलेट को 2 रुपए ज्यादा में बेच रहे हैं, तो आपको यहां पर 20% का प्रॉफिट हुआ। आप 100 चॉकलेट को भी 2 रुपए ज्यादा में बेचेंगे ना तो टोटल 100 मान लो 100 रुपए की थी और उसको आप 120 में बेच रहे हैं, तो वहां पर भी 20% ही निकलेगा। मतलब जब भी आपको परसेंटेज निकालना हो तो एक्चुअल वैल्यू की जरूरत नहीं है, अपना रेशियो से काम चल जाता है। तो फिर हम इतना बड़ा क्यों सॉल्व करें, इसलिए मैंने इन वैल्यूज को छोटा कर लिया। ठीक है, अब ध्यान से देखना, डेविएशन मेथड लगाऊंगा और मैंने कल भी आपको डेविएशन बताई थी मेथड। कल की क्लास का अगर नहीं देखा हो लेक्चर तो जाकर एक बार देखना वीडियो को। देखें
यहां पर बोला गया है कि जो 910 चॉकलेट है उसको 9.6 के प्रॉफिट पर बेच रहा है, मतलब ये वाला इसको 9.6% के प्रॉफिट पर बेच रहा है। दूसरी वाली कितनी बोली उसने, देखो 650 वाली को बोला 15.6, 15.6% के प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है। आगे कितना बोल रहा है, आगे कितना बोल रहा है, ये बोल रहा है 14.6 के प्रॉफिट पर, 14.6 के प्रॉफिट पर। और आगे देखो एक और बात बोलिए 13.6 के प्रॉफिट पर, 13.6 के प्रॉफिट पर। तो हमको जब इसका टोटल परसेंटेज निकालना है तो आप इनमें से कुछ भी मान सकते हैं। यदि आपने एवरेज पढ़ा हो तो एवरेज में अपन ने वेटेड एवरेज नाम की एक चीज पढ़ी थी, आप इसको वेटेड एवरेज से कर सकते हैं या फिर डेविएशन से कर सकते हैं। हम इसको कोई भी एक मेथड से कर लेते हैं। देखें मैं ये बोल रहा हूं कि यदि मैं यहां पर देखूं कि सर 9.6, मैं मान लेता हूं कि इस पूरे पर जो प्रॉफिट हो रहा है ना, कुछ भी आपके मन से मान लो, मैं 15 मान लेता हूं कि सर 15.6 प्रॉफिट हो रहा है मुझे टोटल, ओवरऑल मुझे 15.6 प्रॉफिट हो रहा है। थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं, है ना, ध्यान से सुनना सर, 15.6 में थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ टोटल प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं जब इसके पास गया तो ये बोलता भैया तुमने कुछ ज्यादा मान लिया है, मैं तो कम आ रहा हूँ। तो हमने पूछा कितना कम आ रहा है, तो इसने बोला आपने देखो 15.6 माना है, लेकिन मैं कितना हूँ, मैं आपसे 6 कम आ रहा हूँ। तो 6 कम आ रहा हूँ लेकिन कितने पर, 7 पर। तो हम बोलेंगे भैया टोटल कितना, 42 कम आ रहा हूँ। तो मतलब आप अपने आप को क्या कर दो, 42 कम कर दो। ऐसा किसने बोला, इसने बोला। क्या बात समझ में आई। अब आगे देखो, जब इसके पास गए तो ये बोलता है मेरे में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें में जब कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने इसी को तो माना है, तो यहाँ तो जीरो का बदलाव है, तो इसको छोड़ो। जब इसके पास आए तो ये बोलेगा कि आपने ना मुझसे एक ज्यादा मान लिया है, तो ये बोलेगा कि भैया एक कम करो। कितने लोगों पर, 6 लोगों पर। तो हमने इसको 6 कम करा। क्या बात समझ में आई। अब जब इसके पास गए तो ये बोलेगा कि आपने ना अपने को मुझसे 2 ज्यादा मान लिया है, तो 2 कम करना पड़ेगा। 2 कितने लोगों का, 2 लोगों का, तो टोटल 4 कम करना पड़ेगा। जब हमने इसको जोड़ा, अच्छा ये जो भी कम करना पड़ेगा ना ये टोटल बटेगा, क्योंकि भैया जब कद्दू कटता है ना तो सभी में बटता है ना। तो आपको इसको पूरे को 20 में बांट देना है। क्या इतनी बात समझ में आई। तो सर यहां पर दिया हुआ है 15.6 में से क्या क्या माइनस होगा, 42 और 6 कितना हो जाता है, 48, 48 और 4 कितना हो जाता है, 52। तो सर 52 बटे में कितना आ जाएगा, यहां पर 20 आ जाएगा। यदि मैं इसको काट दूं तो 26 और 1 दशमलव ये हटाकर 1 के पहले दशमलव, तो सर 15 माइनस 15.6 माइनस हो जाएगा 2.6, जो कि अपना आ जाएगा 13%। तो क्या यहां से आ गया इतना समझ में, 13% ये आ जाएगा। समझाने के लिए आपको इतना समय लग रहा है, लेकिन आप यदि खुद करेंगे ना इसको तो ये जल्दी हो जाएगा। ठीक है, देखें तो ये अपना 13.6 क्या आ गया सर, 13.6 अपना प्रॉफिट आ गया कि ओवरऑल अपने को इतना प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन उसके हिसाब से देखो, हमने तो ये मान लिया कि सर 13.6 प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन उसके हिसाब से कितना प्रॉफिट हो रहा है, आप ध्यान से देखो उसके हिसाब से कितना प्रॉफिट हो रहा है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो कितना प्रॉफिट हो रहा है। क्वेश्चन में दिया हुआ है सर कि उसके हिसाब से ना, उसके हिसाब से प्रॉफिट हो रहा है। हमको दिख रहा है यहाँ पर 13% का प्रॉफिट, और उसके हिसाब से कितना दिया हुआ है, उसके हिसाब से दिया हुआ है सर 4056। तो सर हमारे हिसाब से चॉकलेट कंसेप्ट से 13% हो रहा है प्रॉफिट, और उसके हिसाब से हो रहा है 4056 रुपए का प्रॉफिट। तो हम बोलेंगे 1% की कीमत यहाँ से कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे सर 4056 में हम 1% निकालने के लिए भाग कर देंगे 13 का। क्या बात समझ में आ गई, है ना। तो ये कट जाएगा, देखो आप काट के देखो, 13 तिया कितना हो जाएगा, 39। इसको बाद में भी काट सकते हैं, अभी काटना जरूरी भी नहीं था। 13 तिया 39, 13 एकम 13, 13 दूनी 26। तो यहां से अपनी 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 312। क्या इतनी बात समझ में आ गई। तो मैं बोलता हूं कि 100% इसकी कीमत कितनी रही होगी, तो 100 का गुना कर देंगे दोनों साइड। तो 100% कीमत होती है हर चीज की, तो 100 का गुना कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 31200। क्या इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन ये कितने का रेट है भैया, ये टोटल अपने पास कितनी टॉफी थी, 2600 टॉफीज थी। ये 2600 टॉफीज का रेट है, लेकिन हमको कितने का रेट निकालना है, हमको निकालना है हर एक टॉफी का रेट। तो हम इसको किससे भाग कर देंगे, 2600 से भाग कर देंगे, क्योंकि ये 2600 का रेट है, तो हर एक टॉफी का कितना रेट आ जाएगा, तो यहाँ से हमको निकल के आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है। हमको उसने क्या बोला था, कीमत पता लगाइए, प्रत्येक टॉफी की कीमत कितनी थी। तो सर यहाँ से 2 शून्य से 0.25 हो गया, 26 के पहाड़े में ये डायरेक्ट आ जाता है क्या, कितने बार में आता है सर बोलिए, 12 बार में डायरेक्ट कट जाएगा क्या। 26 दाहम 260, 26 दूनी 52, 260 और 52 को जोड़ा 300, 312 आ जाएगा। तो 12 यहाँ से आंसर आ जाएगा अपना। क्या बात समझ में आ गई। इसको दूसरे तरीके से क्या कर सकते हैं सर, आप मल्टीपल चेक कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आप ध्यान से देखेंगे ना तो ये 4 का मल्टीपल है, देखें 4 का मल्टीपल है। इसमें से देखो ये ऑप्शन 4 का मल्टीपल नहीं है, ये ऑप्शन 4 का मल्टीपल नहीं, ये नहीं, सिर्फ यही था, यहीं से आंसर टिक लगा देते, सॉल्व करना ही नहीं था। क्या बात समझ में आ गई। इसी प्रकार से हमको एग्जाम में करना है, लेकिन मेथड आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन इस तरीके से आ जाते हैं, ऑप्शन इस तरीके से आते हैं कि चारों ऑप्शन में से 2 या 3 ऑप्शन 4 से कट जाते हैं। जब ऐसी कंडीशन फॉर्म होगी ना सर, तो क्या करना है, पूरी मेथड आना चाहिए। गॉट इट। चलिए सॉल्व करें, आप बैठे ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि मेरे सामने कौन बैठा है। यदि आप इमेजिन कर पा रहे हैं कि मेरे सामने बैठकर कौन पढ़ाई कर रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, ठीक है। चलिए
वीडियो अगर पसंद आ जाए ना तो लाइक ठोक देना भाई, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि घर तक आपको नोटिफिकेशन आ जाए। सही बात है ना सर? ठीक है, कमेंट बॉक्स में अब तो लिख सकते हो ना कि कौन बैठा है मेरे सामने, अब तो आपको गैस हो ही गया होगा। ठीक है, चलो देखो, एक वृत्त की त्रिज्या बढ़ जाती है, कोई बात नहीं, बढ़ने तो, वृत्त की त्रिज्या बढ़ रही है तो क्या हुआ, हमको क्या करना है, रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीज सो दैट सर्कमफेरेंस इंक्रीज्ड बाय 15%। ध्यान से सुनना भैया, यदि उसकी रेडियस बढ़ा दी गई, एक रिलेशन बताता हूं, ध्यान से सुनना। मैं ये बोल रहा हूं कि मान लो सर्कल है, सर्कल का जो रेडियस होता है वो मान लो आर होता है, मान लो क्या आर ही होता है, ठीक है। यदि मैं उसका सर्कमफेरेंस निकालूं, सर्कमफेरेंस मतलब क्या होता है, परिधि, तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है 2 पाई आर। ठीक है, यदि मैं उसके एरिया की बात करूं, क्षेत्रफल की, तो क्या हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल, तो आप बोलेंगे पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। मैं आपको यहां पर एक चीज बताना चाह रहा हूं कि सर यहां पर इसकी जो रेडियस है वो आर है, ठीक है। अच्छा, इसमें ये जो 2 पाई है, 2 पाई का मतलब क्या हुआ सर, 2 और पाई का मतलब भी होता है 22/7, या फिर मैंने बताया था 3.1428, इस तरीके से रिपीट होती जाती है। तो कहीं ना कहीं ये सर एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब होता है कि जिसकी वैल्यू फिक्स है। मैंने आपसे बोला 2, तो 2 तो एक फिक्स वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू कोई बदलेगी थोड़ी ना। लेकिन यदि मैंने उसकी जगह बोल दिया आर, तो सर आर एक अल्फाबेट है, इसकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है, रेडियस कुछ भी बदल सकती है। तो रेडियस जो है वो वेरिएबल है, जो चेंजेबल है। लेकिन अगर हम बात करें 2 पाई की, तो ये चेंजेबल नहीं है ना, ये फिक्स है। तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं कांस्टेंट है। मतलब इसके जो परिधि में फर्क पड़ेगा ना, वो सिर्फ रेडियस से पड़ेगा, इससे नहीं पड़ेगा। क्या बात समझ में आ गई? अब यहां पर देखो, इसकी यदि मैं एरिया की बात करूं, तो सर एरिया में देखो पाई यहां पर भी कॉमन है, तो इसमें कहां से फर्क पड़ेगा, सिर्फ रेडियस से फर्क पड़ेगा। लेकिन आप बोलेंगे सर रेडियस से सिर्फ फर्क नहीं पड़ेगा, यहां तो रेडियस थी, ठीक है, यहां रेडियस से ही फर्क पड़ेगा, लेकिन यहां रेडियस के वर्ग से फर्क पड़ेगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो यदि मैंने भविष्य में बोल दिया कि रेडियस यदि 10% बढ़ गई, तो सर ये भी 10% बढ़ेगी, परिधि भी सिर्फ 10% ही बढ़ेगी। लेकिन यदि मैं बात करूं कि एरिया कितना बढ़ेगा, तो आप बोलेंगे सर 10%, 10%, 2 बार सक्सेसिवली क्रमागत रूप से बढ़ेगी, जिसको हम 21% बोल सकते हैं। क्या बात समझ में आ गई? सक्सेसिव परसेंट का फॉर्मूला ये वाला मैंने बताया था, x प्लस माइनस वाई, ये वाला याद हो तो मैंने बताया था। समझ में आ रही है? यदि समझ में आ रहा है तो लिखकर बताओ। ठीक है, चलो, तो इतना आ गया हो तो अब मैं आगे चलता हूं। तो मैंने आपको ये बता दिया कि जो अपना वृत्त होता है ना, वृत्त की जो साइड होती है, जो रेडियस होती है, उसी प्रकार से उसकी क्या होती है, परिधि होती है। और उसी प्रकार से यदि हम देखें उसका क्षेत्रफल, तो वो उसका वर्ग होता है। मतलब जिस अनुपात में आप उसका रेडियस चेंज करेंगे, उसी अनुपात में उसकी परिधि या फिर पेरीमीटर चेंज होगी, या फिर सर्कमफेरेंस बोल सकते हैं। और यदि मैं क्षेत्रफल की बात करूं, तो क्षेत्रफल उसका डबल हो जाएगा, मतलब 2 बार चेंज होगा, और वो सक्सेसिवली होगा। सक्सेसिवली क्यों होता है? जब भी कोई चीज 2 आपस में गुना हो रही है ना, वहीं पर क्रमागत लगता है, एक के बाद एक, जैसा पॉपुलेशन एक के बाद एक बढ़ती है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अभी अपन। जैसे यहां पर बोला है कि द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीज्ड सो दैट सर्कमफेरेंस इंक्रीज बाय 15%। ठीक है सर, यदि सर्कमफेरेंस 15% बढ़ रही है, तो मैंने अभी बताया था कि यदि परिधि उसकी 15% बढ़ रही है, इसका मतलब रेडियस भी 15% ही बढ़ी होगी। मतलब सर रेडियस में इनडायरेक्टली ये बोलना चाह रहा है कि इसकी जो रेडियस है ना, वो 15% बढ़ गई है। अच्छा, रेडियस यदि 15% बढ़ गई है, तो सर एरिया की पूछ रहा है कि एरिया कितना बढ़ जाएगा। तो मैंने अभी आपको बताया कि सर एरिया 2 बार बढ़ जाता है ना। तो यहाँ पर 15% 2 बार बढ़ जाएगा। वो 15% 2 बार निकालने के लिए मैंने आपको तरीका बताया, कल ही इसका फॉर्मूला लिखवाया था, तो आप देख सकते हैं कल जो क्वेश्चन करा था, आज जो क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, इन दोनों में फर्क है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल गया। समझ में आ रही है बात? और ये CDS का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखो SSC CDS में ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो सर यहाँ पर 2 बार अपने को बदलना है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई। इसको 2-3 तरीके से और कर सकते हैं, आप जो तरीका लगाना चाहें लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं सर यहाँ पर ये 15 प्लस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि सर बढ़ रहा है इसलिए 15 लगा रहा हूं, और यहाँ पर प्लस ही होगा, 15 गुणा 15 बटे में 100। तो आप बोलेंगे सर ये तो हो गया 30, और प्लस में 15 15 225 होता है, और 225 के नीचे 2 जीरो है, तो 2 के पहले बिंदु लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2.25। 2.25 मतलब ये हो जाएगा 32.25। एक ही ऑप्शन है। क्या बात समझ में आ गई? 32.25 इस तरीके से कर सकते हैं। इसके 2-3 तरीके और हो सकते हैं, अपन आगे जब क्वेश्चन आएंगे ना, धीरे धीरे उसको सीखते चलेंगे। आए सर समझ में आपको? ठीक है, आप लिख नहीं रहे? ठीक है, जैसी जिसकी सोच। अगला देखें, अगला क्वेश्चन देखें। अरुण्स प्रेजेंट एज इज 40% ऑफ वरुण्स एज। वरुण्स बताओ, इनको लिखते ही नहीं आता है, वरुण की स्पेलिंग वी होती है, मतलब ये एग्जाम में कुछ भी दे देते हैं सर। कौन समझाए इनको? इंग्लिश पढ़ाना चाहिए सर इनको अच्छे से। मैं बोलता हूँ कि आप शिवराज सर की क्लास अटेंड करो, पर करते ही नहीं लोग, है ना। देखें, अरुण की वर्तमान आयु वरुण की आयु का 40% है। ध्यान से देखना,
अरुण की वर्तमान आयु, भैया अरुण और वरुण की बात चल रही है, बस हमको इन दोनों से मतलब होना चाहिए, बाकी सब मोह माया है, आपको किसी से मतलब नहीं होना चाहिए, है ना। ये पी का मतलब है प्रेजेंट, आज की बात, उसने बोला वर्तमान मतलब होता है प्रेजेंट, मतलब आज की बात चल रही है ना। प्रेजेंट की बात करें, जो एक्स था वो गया भाई, अब वो आना नहीं है। इधर देखो, अरुण की वर्तमान आयु वरुण की आयु का 40% है। अरुण की वर्तमान आयु वरुण की वर्तमान आयु का 40% है। इसका मतलब क्या हुआ सर? अच्छा, 40% का मतलब आपको पता है क्या? 20% का मतलब यदि 1/5 होता है तो 40% उसका 2 गुना होगा ना, तो वो क्या हो जाएगा? 2/5 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? 2/5 हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला है कि अरुण की जो प्रेजेंट की एज है वो 40% है वरुण की एज का। वरुण को मैंने वी लिख दिया है, तो वरुण की एज का 40% का मतलब हुआ कि यदि वरुण की एज 5 है तो ये 2 है अरुण की एज। क्या इतनी बात समझ में आ गई? आगे आगे उसमें बोला है कुछ वर्षों में अरुण की उम्र, ऐसे ही बोला था ना, ठीक है, कुछ वर्षों में अरुण की उम्र आधी होगी। मतलब क्या? कुछ वर्षों बाद, हमको नहीं पता कितने वर्षों बाद, कुछ वर्षों बाद आधी होगी, मतलब यदि मैं इसको 2 मान लूं तो सर उससे आधी यही हो जाएगी। अब मुझे एक बात बताना, यदि मैं आपको बोलता हूं कि भाई दो दो व्यक्ति हैं, है ना, दो व्यक्ति के वजन में आज जो अंतर है ना वो 15 किलोग्राम का है। एक व्यक्ति 15 किलोग्राम ज्यादा वजनी है दूसरे से। तो यदि मैं आगे की बात करूं तो वजन में डिफरेंस क्या सेम ही रहेगा हमेशा? जीवन भर उनका वजन का डिफरेंस सेम रहेगा क्या? हमेशा 15 किलो ही रहेगा क्या? नहीं, हो सकता कोई ज्यादा खाने लगे तो वो उसका वजन और बढ़ जाए, या हो सकता और कम हो जाए, तो ये अंतर बदलता रहेगा। लेकिन यदि मैं बात करूं उम्र की, उम्र में यदि आप में और आपके फ्रेंड में अंतर यदि 5 साल का है तो वो जीवन भर 5 साल रहने वाला है। आपके मम्मी पापा की उम्र में अंतर यदि 10 साल का है तो वो जीवन भर 10 साल रहने वाला है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो दोनों बढ़ रहे हैं। ऐसा तो नहीं होगा ना कि एक की उम्र बढ़ती जा रही है हर साल, एक की कम होती जा रही है ना। एक की उम्र बढ़ रही है तो ऐसा नहीं है कि दूसरे की रुक गई है, जो 2 साल का था वो 2 साल का ही, वो भी तो चल रहा है ना। तो जब दोनों एक साथ बढ़ती है ना तो उनके बीच का अंतर भी एक ही रहेगा। क्या बात समझ में आ गई? तो यहां पर अगर हम देखें तो सर यहां पर अंतर हमको सेम बिल्कुल नहीं दिख रहा है। यदि आप आंख से देख पाए तो सर यहां पर अंतर है 1 ज्यादा, और यहां पर हम देख रहे हैं कितना ज्यादा? 3 ज्यादा। तो हमको क्या सेम बनाना पड़ेगा? बिल्कुल आपको इसका अंतर सेम बनाना पड़ेगा। तो सर यदि यहां पर 3 अंतर है, इसको भी 3 का अंतर बनाना हो तो मैं यहां किसका गुना कर दूं? तो सर इसको पाकिस्तान का लड़का भी बोल देगा सर 3 का गुना कर दो। क्या बात समझ में आ गई? तो सर यहां पर कितना हो जाएगा? ये तो इतना ही रहेगा 2:5। लेकिन यदि मैं यहां की बात करूं तो यहां मैंने 3 का गुना कर दिया है, तो ये हो जाएगा 3 से 6। अब आप ध्यान से इसको घूर के देखेंगे ना तो यहां पर भी 3 का अंतर है, यहां पर भी 3 का अंतर है। अपना सेटिस्फाई होगी कंडीशन। अब देखो ये कितना बढ़ रहा है? 1 बढ़ रहा है। इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन में? इस अवधि के दौरान वरुण की आयु में कितने प्रतिशत बढ़ गई? सर वरुण की आयु कितनी बढ़ी? तो आप बोलेंगे वरुण की आयु पहले 5 थी अब 6 हो गई। हमको एक्चुअल आयु से मतलब ही नहीं है, उसने बोला कितने परसेंटेज। तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब वो परसेंटेज में आपसे पूछे तो एक्चुअल वैल्यू का कोई मतलब नहीं है। तो आप बोलेंगे सर 1 बढ़ गई, दिख पा रहा है क्या यहां पर? तो आप बोलेंगे सर 1 बढ़ी, देखो। तो आप बोलेंगे सर 1 बढ़ी, लेकिन किस पर बढ़ी? तो आप बोलेंगे 5 पर बढ़ी। तो 1 बढ़ी 5 पर। जब 1 बढ़ी 5 पर तो 1/5 मैंने आपको पढ़ाया है 20% होता है, तो सर डायरेक्ट इसका आंसर 20% टिक लगा देंगे। क्या बात क्लियर हो गई? सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जिनको नहीं आए वो परसेंट में ले जाने के लिए 100 का गुणा कर लें, 5 एकम 5 दूनी और 0, तो 20% यहां से आंसर आ जाएगा। क्या बात क्लियर हो गई? आई होप आ गया होगा समझ में। जिनको नहीं आया वीडियो को पॉज करें और पूरा क्वेश्चन ध्यान से देखें और इसको एक बार प्रैक्टिस करें, ठीक है। अगला प्रश्न पे आ जाओ। देखो भैया ये वाले क्वेश्चन हो गई थी अपनी सीट, अब अपन पहली सीट पे वापस आ जाते हैं। कल मैंने आपको जो सीट रह गई थी 15 तक के क्वेश्चन हुए थे, उसके बाद से आज आगे फिर से अपन न्यू पेज पे आ जाते हैं। देखो यहाँ से ये आया भैया एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मज़ेदार क्वेश्चन। देखकर आपको अच्छा लगेगा, अच्छा देखकर आपको ऐसा लगेगा कि भैया क्या है ये, है ना, कुछ है ही नहीं इसके अलावा जीवन में। लेकिन ये क्वेश्चन इजी है, आप करेंगे ना तो इजीली हो जाएगा ये क्वेश्चन, है ना। देखो, जॉन को नियमित काम करने के प्रति घंटे 57 रुपये मिलते हैं। देखो भाई ऐसा होता है ना, आपको भी पता होगा कि यदि आप नॉर्मल रूटीन में काम करते हैं, आपका है 8 घंटे का काम करना है आपको, तो आप 8 घंटे ही करेंगे, तो 8 घंटे का जो नॉर्मल आपको पैसा दिया जाता है वही दिया जाएगा। लेकिन यदि आपसे बोला जाए कि आप ओवर टाइम करेंगे ना तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट दिया जाएगा, तो वो यदि नॉर्मल जैसे ही दिया जाएगा तो आप थोड़ी ना करेंगे, तो ओवर टाइम में तो कुछ ज़्यादा ही दिया जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर बोला जा रहा है कि जॉन को 57 रुपये दिए जाते हैं प्रति घंटे रेगुलर वर्क के, मतलब जो रेगुलर काम करता है उसके 57 रुपये मिलते हैं उसको। उसके बाद बोला है कि 114 रुपये पर आवर मिल जाते हैं ओवर टाइम वर्क के, मतलब जब वो ओवर टाइम करता है ना, एक्स्ट्रा टाइम करता है ना, ओवर टाइम करता है ना, तो उसको 114 रुपये मिलते हैं। क्या बात समझ में आई? तो आप बोलेंगे देखो, और उसके बाद क्या बोला है, वह कुल मिलाकर 172 घंटे काम करता है, तो ओवर टाइम घंटों उसकी आयत का 15%। मेन लाइन ये है, देखो ध्यान से, सिर्फ ये 15% है। जब भी आपको परसेंटेज वाले क्वेश्चन आए ना, जब क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो जब रिलेशन परसेंटेज में दिया हो वहीं से शुरुआत करना, ठीक है। यहां पर बोला गया है हिज इनकम फ्रॉम
एक सेकंड, यहाँ से देखते हैं अपन। वह कुल मिलाकर 172 घंटे काम करता है, मतलब उसने टोटल 172 घंटे काम किया। अब उसमें से हो सकता है कुछ उसका रेगुलर टाइम होगा और कुछ उसका ओवर टाइम होगा। तो 172 घंटे काम करने के बाद क्या हुआ, और ओवर टाइम घंटों की उसकी आयु से, नियमित घंटों से उसकी आय का 15% है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यही लाइन एक इंपॉर्टेंट है 15% वाली। इसके अलावा जीवन में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। उसमें बोला हिज इनकम फ्रॉम ओवर टाइम आर इज, हिज इनकम फ्रॉम ओवर टाइम आर इज। भैया देखो, आपकी जो इनकम होगी मैं दो प्रकार से ले लेता हूँ। एक तो आप रेगुलर टाइम में कर रहे हैं वो, और दूसरा हो जाएगा ओवर टाइम में। क्या बात समझ में आ गई? ये ओवर टाइम कर लेते हैं और दूसरा नॉर्मल क्या ले लेते हैं अपन, नॉर्मल अपनी रेगुलर इनकम ले लेते हैं। क्या बात समझ में आ गई? ये नॉर्मल है और ये ओवर टाइम है। क्या बात समझ में आ रही? मेहनत हो रही है आपकी यहाँ पर। तो सर यहाँ पर यदि मैं रेगुलर की बात करूं तो इनकम में बोल रहा है कि हिज इनकम फ्रॉम ओवर टाइम आर इज 15% ऑफ हिज इनकम फ्रॉम रेगुलर। सर इसका 15% है। अच्छा 15% का मतलब आपको जीवन में पता है कि नहीं क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर 3/20 होता है। तो यदि सर ये इसका 15% है, मतलब 3/20 है, तो यहाँ यदि उसको 3 मिल रहा है तो ये यहाँ कितना मिल रहा होगा? 20 मिल रहा होगा। क्या बात समझ में आ गई? क्योंकि उसने बोला ना 15%, मतलब यदि ये 20 मिल रहा है तो यहाँ कितना मिल रहा है उसको? 3 मिल रहा है। अच्छा यहाँ पर एक बात और बोली थी उसने कि जॉन को 57 रुपये पर घंटे मिल रहा है और यहाँ पर उसको पर घंटे 114 रुपये मिल रहा है। अच्छा एक बात बताओ, आप मुझे ये बताओ, पर घंटे मिल रहा है ना, मतलब आपको इतनी इनकम मिल रही है पर घंटे, पर आवर। आपकी जो आय हो रही है, इसका मतलब क्या है, आय आपकी जो हो रही है वो पर घंटे, प्रति घंटे कितनी हो रही है, ये वो है। और आपको याद हो तो मैंने क्लास में पढ़ाया था, जो भी चीज़ प्रति होती है वो एक प्रकार से रेट टाइप की चीज़ ही तो होती है ना, दर टाइप की चीज़ है ना। तो यहाँ पर सर ये प्रति घंटे वाली बात कितनी दी हुई है, वो बोल रहा है पहले 57 घंटे आपको, मतलब रेगुलर में 57 मिलता है लेकिन ओवर टाइम करने पर आपको 114 मिलता है। तो इसका अनुपात यदि आप ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1:2 आ जाएगा क्या डायरेक्ट? तो मैं इसको डायरेक्ट 1:2 ही लिख दूँ क्या? तो आप बोलेंगे सर ये 1:2 आ गया। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? अब मुझे ये बताओ, यदि ये इनकम है और ये इनकम प्रति घंटे है, तो यदि मैं इन दोनों का इस्तेमाल करके क्या आर निकाल सकता हूँ? यदि मैं बोल रहा हूँ कि यदि मैं इन दोनों का भाग कर दूँ, इनकम में इनकम प्रति घंटे का भाग कर दूँ, मैं बोलता हूँ भैया ये इनकम बताऊँ किस प्रकार की है। मैं बोल रहा हूँ आपको हर 1 घंटे में करने का 1 रुपये मिल रहा है और आपने टोटल 20 रुपये का काम कर दिया, तो आपने कितने घंटे काम किया? तो आप बोलेंगे सर 20 घंटे काम किया। वो कैसे निकलेगा? इससे इसको भाग करके, ऐसे ही निकलेगा। दूसरे शब्दों में बोलता हूँ मैं कि आप भाई मार्केट में गए, आपने 200 रुपये देकर आए मार्केट में, आलू खरीद कर लाया आपने, और मैं बोलता हूँ 20 रुपये प्रति किलो के आपने आलू खरीदे और उसको 200 का नोट दे दिया आपने। तो आपने कितने आलू खरीदे होंगे? तो आप बोलेंगे सर मैंने 10 किलो आलू खरीदे होंगे। और ये कैसे निकला? जो 200 रुपये था, मतलब जो आपका कुल खर्च हुआ था उसमें जितने रुपए प्रति किलो की चीज़ थी उसका भाग करा, मतलब आपने जो जितना खर्च हुआ था उसमें जो दर थी उसका भाग करा। तो एक प्रकार से ये दर ही तो है ना। तो जब मैं आय में ये इनकम में जब इनकम प्रति घंटे का भाग करूंगा तो सर ये इनकम से इनकम कट के आर ऊपर आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये आर ही तो निकलेगा, प्रति घंटे का मतलब काम ही तो निकलेगा, कितने कितने घंटे करा। तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर। तो जब भी ये भाग करने वाली कंडीशन आती है ना, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो सर यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा 40, और यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? समझाने में समय लगा, क्वेश्चन बहुत इजी है। अब यहाँ पर देखो टाइम हमारे हिसाब से कितना आ रहा है, 40 + 3 43 आ रहा है। हमारी नज़र में तो सर 43 आ रहा है टाइम, और उसकी नज़र में कितना आ रहा है देखो जरा ध्यान से, वो बोल रहा है 172 घंटे। तो सर कितने गुना आ रहा है ये जरा देखो, कितने गुना आ रहा है सर, कितने गुना आ रहा है? 4 गुना आ रहा है। तो यहाँ से सर एक की कीमत कितनी आ गई, 4 घंटे आ गई। एक की कीमत 4 घंटे आ गई। उसने पूछा क्या था हमसे कि हाउ मेनी आवर डिड ही वर्क ओवर टाइम, उसने ओवर टाइम कितना काम करा? तो आप बोलेंगे सर 3 काम करा, और 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 घंटे। क्या बात समझ में आ गई? क्या इतना क्लियर हो गया सभी को? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट ले लेना है ना, और क्वेश्चन को पॉज करके देख लेना। आप शॉर्ट में इस तरीके से ही करना, आपको कुछ नहीं करना था, डायरेक्ट इसको डिवाइड करना था। जब भी डिवाइड वाली कंडीशन है, इनटू वाली आती तो डायरेक्ट ऐसा करते, लेकिन जब डिवाइड करना हो ना तो आपको ऐसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले लेना डायरेक्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। If the radius of cylinder is decreased by 20%, then how much percent the height must be increased so that volume of cylinder remain same? देखो बोला है बेलन की बात चल रही है। यदि बेलन की त्रिज्या में 20% की कमी हो जाती है तो उसकी ऊंचाई में तथा उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि बेलन का आयतन समान रहे, आयतन समान रहे। देखो भाई बेलन की बात चल रही है, बेलन मम्मी जिससे मारती थी आपको, है ना, उसी बेलन की बात चल रही है। अब वो दिन आ गया है कि बेलन को जाना जाए बेटा, है ना। देखो बेलन की यदि बात चल रही है तो बेलन जो होता है उसका वॉल्यूम क्या होता है, आयतन की बात चल रही है। तो कहीं ना कहीं आयतन जो होता है ना, जैसे मैं आयतन तुमको सिखाता हूँ, जैसे ये है भाई बेलन,
बेलन जो होता है ना वो सर्कल के बेस पर बना होता है, सर्कल के बेस पर बना होता है, तो ये सर्कल होता है। तो सर्कल का जो एरिया होता है उसको एक कुछ हाइट तक उठाया जाए ना, तो वही जो है ना वो सिलेंडर बन जाता है, वही एक सिलेंडर बन जाता है। तो कहीं ना कहीं इसका यदि मुझे वॉल्यूम निकालना हो ना, वो वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन। और आयतन कैसे निकलेगा, मतलब कोई भी चीज अपने अंदर कितनी चीज स्टोर कर सकती है। कल भी मैंने एग्जाम्पल दिया था कि यदि ये बॉटल है, बॉटल में पानी भरा हुआ है, तो यही इसका वॉल्यूम है। ठीक है, पानी पी रहा हूं मैं, आप भी पी लो। देखो मैं बोल रहा हूं कि यदि मुझे इसका वॉल्यूम निकालना हो तो वो क्या होगा, एरिया ऑफ बेस, मतलब जो आपका बेस है ना उसका क्षेत्रफल और गुना में हाइट, जितनी हाइट तक उठ रहा है वही वॉल्यूम होता है। मतलब देखो इस तरीके की मैं एक के बाद एक के बाद एक प्लेट रखता जाऊंगा तो एक हाइट तक उठ जाएगा, तो वही तो इसका वॉल्यूम होगा। तो सर इसका वॉल्यूम जो होता है, इसका जो आयतन होता है वो क्या हो जाएगा सर, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, मतलब बेस का क्षेत्रफल गुणा में हाइट, ऊंचाई। तो इसका जो बेस का क्षेत्रफल होगा वो सर्कल है सर, तो वो पाई आर स्क्वायर और इंटू में एच। तो कहीं ना कहीं इसका जो वॉल्यूम होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो आप बोलेंगे बिल्कुल आ गई सर। तो यदि मैं इसको मिटा दूं तो सर यहाँ से हमको समझ में आ गया कि इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब अगेन मैं एक बात पूछूंगा आपसे कि सर इसका जो आयतन होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो इसमें एक बात बताओ मुझे, पाई तो सर कांस्टेंट चीज़ है, अभी थोड़ी देर पहले ही बताई मैंने, पाई की वैल्यू तो फिक्स है, लेकिन पाई के वॉल्यूम पर किससे फर्क पड़ेगा, एक बात बताओ सर। पाई के वॉल्यूम पर इस रेडियस से और हाइट से फर्क पड़ेगा, इनके अलावा तो किसी से फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर इनके ही उससे फर्क पड़ेगा। तो हम बोलेंगे यदि मैं इसके वॉल्यूम की बात करूं तो इसका वॉल्यूम पर आर स्क्वायर एच से फर्क पड़ेगा, और फिर बाद में भी यही आर स्क्वायर एच होगा, मतलब पहले कुछ होगा और बाद में कुछ होगा। अब उसमें क्या बोला है कि रेडियस ऑफ सिलेंडर डिक्रीज बाय 20%, रेडियस 20% हो जा रही है, 20% कम हो जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ, तो आप बोलेंगे सर 20% कम होने का मतलब होता है, 20% का मतलब होता है हमको पता है 1/5, सभी को पता है ना। 20% मतलब 1/5 कम हो रही है, मतलब पहले यदि 5 था तो अब कितना हो जा रहा है, रेडियस 4 हो जा रहा है। तो सर हमने बोला ना वर्ग करना पड़ेगा उसका, तो क्योंकि 2 बार फर्क पड़ रहा है। क्या बात समझ में आई? अच्छा यहाँ पर तो हाइट h1 ही रहेगी और यहाँ पर हाइट h2 रहेगी। क्या बात समझ में आ गई? अच्छा दोनों केस में वॉल्यूम बराबर है, दोनों केस में वॉल्यूम बराबर है, तो आप बोलेंगे सर यहाँ से h1/h2 जो आ जाएगा, इनका जो रेशियो आ जाएगा वो इन्वर्स आ जाएगा। जब भी गुना में चीज़ होती तो इन्वर्स रिलेशन बन जाता है। तो यहाँ पर बन जाएगा 4 का वर्ग और यहाँ पर बन जाएगा 5 का वर्ग। तो यहाँ पर 4 और 5 का वर्ग जब होगा तो इसको क्या मैं 16 से 25 बोल दूंगा, क्या हो जाएगा? क्योंकि अगर आप रेडियस को कम कर रहे हैं तो सर ऑब्वियस बात है हाइट को बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो वॉल्यूम नहीं बदलेगा ना। मतलब वॉल्यूम का मतलब ये होता है, आयतन का मतलब कि उसमें कितनी चीज़ आप स्टोर कर पा रहे हैं। तो यदि आप पहले कुछ चीज़ स्टोर कर पा रहे थे, आपने उसकी त्रिज्या कम कर दी, तो उसके आपको हाइट को बढ़ाना पड़ेगा ना, तभी तो उतनी चीज़ उसमें रखा पाएगी, है ना। तो हमने क्या करा सर, यहाँ पर इस अनुपात में उसकी हाइट को हम बढ़ा देंगे। मतलब पहले यदि 16 थी तो अब 25 हो जाएगी। उसमें क्या पूछा है, बेलन का आयतन समान रहे, उसमें क्या पूछा है कि उसमें हाइट कितनी बढ़ जाएगी। तो आप बोलेंगे सर देखो 16 से 25 तो कितनी बढ़ जाएगी, 9। कितने पर, 16 पर। तो 16 पर 9 बढ़ जाएगी, तो आपको परसेंटेज में अगर ले जाना है तो 100 का गुना कर देंगे। क्या बात समझ में आ गई? अच्छा यहाँ पर 4 चुकू 16, 4 25 जा, और 25 नम में कितना होता है सबको पता है 225, और बटे में कितना हो जाएगा 4। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? 56 के समथिंग यही आंसर होगा। देखो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप देखें कहीं ना कहीं तो 50 के समथिंग ही तो आ रहा है, और 50 के समथिंग तो एक ही ऑप्शन है, तो चेक करने की जरूरत नहीं थी, यही आंसर था। मन नहीं हो रहा तो देख लेना, 4 पंचे 20 और 2 उधर गया, 4 छंग 24, वही आ रहा है 56.25। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। ड्यू टू इंक्रीज ऑफ 33.33% ऑफ द प्राइस ऑफ एप्पल, अ कस्टमर कैन परचेज 4 एप्पल्स लेस फॉर ₹16। आज ही ये क्वेश्चन कराया था क्लास में, यदि आपने देखा होगा तो क्लास में आज अपन ने इसी प्रकार का क्वेश्चन करा था, है ना। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। क्वेश्चन में ये बोला है ड्यू टू इंक्रीज ऑफ 33.33% इन द प्राइस ऑफ एप्पल, एक ग्राहक सेब की कीमत में 33.33% की वृद्धि के कारण 16 रुपए में 4 सेब खरीद पाता है, कम खरीद पाता है, कम की बात चल रही है। अच्छा देखो मैंने बोला था जब भी इस तरीके की बात आएगी ना, मैंने बोला था आपका जो खर्चा होता है ना वो 2 चीज़ पर डिपेंड करता है, कि आपका जो एक्सपेंडिचर होगा ना, आप किस दर की चीज़ खा रहे हैं और कितनी खा रहे हैं, 2 चीज़ पर। मतलब जैसे मैं बोलता हूँ भाई कि आप केसर खाते हैं, है ना, तो केसर खाते हैं तो केसर किस पर डिपेंड करता है कि आप कितना केसर गटकते हैं, है ना, और कितने रुपए का गटकते हैं। कोई 20 रुपए वाला केसर खाता है, अब 20 रुपए वाला आप कितना केसर खा रहे हैं, यदि कोई 40 वाला खाएगा तो उसका खर्चा बढ़ जाएगा। आई बात समझ में? तो ये प्राइस पर भी डिपेंड करेगा और आपके खाने पर भी डिपेंड करेगा। मतलब ये दोनों प्राइस और कंजम्पशन वाला रिलेशन है अपना। मतलब सर जो एक्सपेंडिचर होता है वो हमको पता है, वो होता है प्राइस गुना में कंजम्पशन। तो सर यहाँ पर ना क्या बोल रहा है, देखो
प्राइस ऑफ एप्पल, मतलब एप्पल का प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है सर। उसके बाद बोल रहा है कि 4 एप्पल कम खरीद पा रहा है, मतलब कम खरीद पा रहा है मतलब कंजम्पशन ना, खपत उसकी कम होगी। तो सर ये भी दिया हुआ है, लेकिन एक्सपेंडिचर के बारे में कोई बात नहीं करी है, बस उसने यहाँ बोला है कि 16 रुपये में, मतलब 16 रुपये में, मतलब पहले भी 16 रुपये खर्च कर रहा था, अभी भी 16 रुपये खर्च कर रहा है। इसका मतलब आपका खर्चा जितना पहले हो रहा था उतना ही अभी हो रहा है। यदि कुल खर्च सेम है, कुल खर्च जब नहीं बदलता है तो इनका रिलेशन जब गुना में हो तो मैंने बोला था इन्वर्स रिलेशन बन जाता है। जिस अनुपात में प्राइस बदलेगा उसके विपरीत, उसके अपोजिट अनुपात में क्या बदलेगा, कंजम्पशन बदलेगा, राइट। तो देखें यहाँ पर बोला है कि ड्यू टू इंक्रीज ऑफ 33.33% इन द प्राइस ऑफ एप्पल, यदि प्राइस में 33.33% का इंक्रीमेंट हो रहा है, इसका मतलब क्या है सर, 33.33% तो सभी को पता होगा क्या होता है, 1/3, 1/3, मतलब पहले यदि 3 था तो उसमें 1 इंक्रीमेंट हो गया। तो यदि मैं बोलूं कि प्राइस का रेशियो यहां से क्या बन जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 3 से 4 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही, 3 पर 1 बढ़ रहा, मतलब 3 था पहले, अब 4 हो जाएगा, 1 बढ़कर, ठीक है। तो वो बोल रहा है 16 रुपये में 4 एप्पल कम खरीद पाता है, 4 से फल कम खरीद पाता है। मुझे बताओ यहाँ पर खपत कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे सर अभी आपने बताया इसका विपरीत हो जाएगी खपत, 4 से 3, तो यहाँ पर कितना कम खरीद पा रहा है, तो हमको तो दिख रहा है सर 1 कम खरीद पा रहा है, लेकिन वहाँ पर यदि आप ध्यान से घूर कर क्वेश्चन में देखेंगे ना तो वो बोल रहा है 4 सेव कम खरीद पा रहा है, मतलब हमारे हिसाब से 1 की कीमत कितनी है, 4 सेव है। क्या बात समझ में आ गई। तो सर हमको क्या बोल रहा है कि सेब की वास्तविक कीमत, भैया वास्तविक कीमत तो यही रही होगी ना, मतलब वास्तविक कीमत तो ये पहले वाली रही होगी ना, ये वाली। तो सर वास्तविक कीमत यदि निकालना है तो मुझे देखो मेरे पास दिया तो है कि मैं 16 रुपये खर्च कर रहा हूँ, लेकिन उस 16 रुपये में मैं कितना सेब खरीद पा रहा हूँ यदि वो पता लग जाए। फॉर एग्जाम्पल कि आप 20 रुपये लेकर गए, अब 20 रुपये में आपने कितने किलो आलू खरीदे, यदि वो पता लग जाए तो आप निकाल देंगे कितने दर का था वो आलू। यदि मान लो 20 रुपये किलो में आप टोटल 20 रुपये देकर आए और उसमें आपने 4 किलो आलू खरीद लिया, तो आप बोलेंगे सर 5 रुपये किलो का मैंने आलू खरीदा। तो यहाँ पर भी मैं वही बोल रहा हूँ कि यदि आपको पता लग जाए, 16 रुपये तो दिया हुआ है, यदि पता लग जाए कि आपने पहले कितने आलू खरीदे तो आप उसका रेट निकाल पाएंगे। यहाँ पर आलू नहीं, यहाँ पर सेव है, ठीक है, सेव फल है। तो यहाँ पर सर 4 की कीमत यदि मुझे निकालना है तो वो क्या हो जाएगी, आप बोलेंगे सर 16 हो जाएगी। क्या इतनी बात क्लियर हुई, मतलब पहले 16 खरीद पा रहा है, लेकिन वो बोल रहा है 16 रुपये में 16 खरीद पा रहा है और बोल रहा है 16 रुपये में। तो सर 16 रुपये में खर्च कर रहा था और अब ये 16 ही खरीद पा रहा है, मतलब सर यहाँ पर 1 रुपये प्रति किलो हो गया ना, 1 रुपये प्रति किलो हो गया ना। यहाँ पर देखो यदि मैं काटूंगा तो ये 1 हो जाएगा, तो 1 रुपये 1 किलो, मतलब 1 रुपये का 1 किलो, तो सर 1 रुपये प्रति किलो हो गया। लेकिन आंसर तो मैच नहीं कर रहा है, ध्यान से देखो, पैसे में बताना है। 1 रुपये प्रति किलो मतलब 100 पैसे, 100 पैसे ही तो होता है, तो यही आंसर है। एग्जाम में कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, समझ में आई बात। ये भी आया हुआ क्वेश्चन था, ध्यान से इसको भी सॉल्व करना। अगला प्रश्न देखते हैं। सर जा रहा है, सही समझ में आ रहा है। देखें ए बी तथा सी 3 छात्र हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, छात्र हैं तो हैं, क्या कर सकते हैं। ए को बी से 18% अधिक अंक तथा सी से 12% कम अंक प्राप्त होते हैं। यदि बी को 220 अंक प्राप्त होते हैं तो सी को कितने अंक प्राप्त होते हैं। ध्यान से सुनना भैया, क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है ना, लेकिन आपको क्लियरिटी माइंड में रहना चाहिए, तो आप सॉल्व कर जाएंगे एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। देखो 3 स्टूडेंट हैं ए बी और सी, मैं बोलता हूँ ये है ए, ये है बी और ये है सी, ठीक है। अच्छा एक बात हमको पता है कि ए के पास 220, सॉरी मार्क्स की बात चल रही है ना, बी गॉट 220 मार्क्स, बी को 220 नंबर मिल रहा है, मैंने लिख दिया बी को सर ये 220 मिल रहे हैं। क्या बात समझ में आ गई। अच्छा उसमें पूछा क्या है, सी को कितने मार्क्स मिल रहे हैं, हमको सी का आंसर निकालना है, बस इसको ध्यान रखना, हमको सी पर पहुंचना है कैसे भी करके, है ना। तो अब यहाँ पर देखेंगे सर हम बी पर हैं, हमको बी से सी पर जाना है, तो क्या यहाँ पर कोई बी से सी का रिलेशन दिया है क्या। देखो आप बी से डायरेक्ट सी पर, बी को 200 ऐसा कुछ दिया क्या, तो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि सर ए बी सी तथा 3 छात्र हैं, ए को बी से 18% अधिक अंक प्राप्त होते, तो ए और बी का रिलेशन दिया है, डायरेक्ट बी से सी का नहीं दिया ना, तो हमको पहले क्या करना है, बी से ए पर जाना है। तो सर यहाँ पर ये बी का दिया हुआ है, तो इससे मैं यदि ए पर आ जाऊं तो उसमें क्या बोला है कि ए गॉट 18% मोर मार्क्स देन बी, ए को बी से 18% ज़्यादा मिलते हैं। मतलब सर ये 220 यहाँ पर यदि मैं लाऊं, इससे 18% ज़्यादा, मतलब इसका 18% मतलब 118% मिलता होगा, और परसेंट हटाकर नीचे 100 लगा दूंगा, तो ए को इतना मिल रहा होगा। क्या बात क्लियर हो गई। लेकिन अब आगे क्या बोला उसने कि एंड 12% लेस देन सी, यही ए की बात चल रही है, ए को बी से 18% अधिक अंक तथा सी से 12% कम, मतलब ए को सी से 12% कम मिल रहे हैं। मतलब यदि मैं बोलूं कि मैं सी को मान लूं 100%, तो इससे 12% कम, मतलब इसको 88% मिल रहे हैं, और हम तो देख रहे हैं सर उसमें तो ये मिल रहा है, तो हम बोलेंगे जो जिसके बराबर होता है उसको नीचे लिखते हैं, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर जो अपना ये 220
220 गुणा में 118 था ना, बस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, अभी इजी हो जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सर यहाँ पर हम देख रहे हैं ये 88 के बराबर ही तो है, मैंने बोला ना ये 88 के बराबर है, हमको निकालना है 100 की कीमत, तो हमने यहाँ 100 का गुना कर दिया। अब देखो यहाँ पर आप कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं क्वेश्चन को, ये 100 से 100 कट गया, देखो कितना सिंपल बन गया। अब अपना आ गया सर 220 में गुना करना है 118 का, और बटे में क्या आ जाएगा 88 आ जाएगा। यदि आप थोड़ा सा ध्यान से देख पा रहे हैं तो ये कट रहा है 22 एकम 22 चुकू, क्या बात समझ में आ गई। अच्छा यहाँ पर 10 बच रहा है, उस 10 को वहीं रख लेने तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको काट दूं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सर जब मैं काटूंगा यहाँ पर ये 10 बचा है और गुना में 118 बचा है और बटे में 4 बचा है, ठीक है। यदि मैं इससे काटूंगा तो 4 चुकू आप देख सकते हैं, यूनिट डिजिट से कर लें क्या क्वेश्चन को, 5 8 40 0 ही आएगा, देखें 4 दूनी 8, कितना बचा 4 दूनी 8 के बाद 3 बचा 36, तो 4 नम में 36 और फिर कितना बच रहा है 2, तो 0.5 आ जाएगा। अच्छा 0 का जब मल्टीप्लाई होता है तो दशमलव उधर शिफ्ट हो जाता है, तो आंसर कितना आ जाएगा 295। मैंने कल की क्लास में बताया था यदि एक संख्या लिखी हुई है 29.5 और इसमें 10 का गुना हो रहा है, तो सर जब गुना होता है ना तो दशमलव इधर शिफ्ट होता है, तो दशमलव आखिरी में शिफ्ट होगा तो उसकी कोई इज्जत नहीं बचेगी सर, समझ में आ गई बात। तो वो 295 आपका आंसर आ जाएगा 295। क्या इतना समझ में आ गया भाई लोग? वीडियो को अगर लाइक नहीं करा हो ना, गला दुखने लगा है मेरा, वीडियो को लाइक कर दें है ना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हो ना चैनल को तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और बेल आइकन को तोड़ देना बेटा, मोबाइल को बचाकर तोड़ना ताकि घर तक आपके ना बाहर घंटी बज जाए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। यदि पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, आपको पीडीएफ चाहिए तो हम नेक्स्ट क्लास से आपके लिए पीडीएफ का एक ग्रुप बना देंगे और उसका लिंक यूट्यूब के नीचे ही आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, वहां से पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 11% एंड ब्रेथ इज 11%, देन एरिया विल अंडरगो। देखो क्वेश्चन में मेरे को लग रहा है कुछ गलती है, क्वेश्चन में गलती ये है, उसमें बोला ये है कि यदि किसी 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 क्या, यदि इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 11%, यदि उसकी लेंथ 11% बढ़ रही है और ब्रेथ जो है वो डिक्रीज लिख लो, यहाँ पर डिक्रीज डिक्रीज लिख लो है ना, और चौड़ाई एक आयतन की लंबाई 11% बढ़ रही है और ये जो है ना ये घट रही है, ऐसा लिख लेना, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरी बात, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूँ, आपके एग्जाम में बहुत काम आएगा, आप डायरेक्ट इससे क्वेश्चन उड़ा सकते हैं, ध्यान से देखना, एक स्टेप में आंसर आएगा। मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया है x प्लस माइनस वाई, यहाँ पर भी प्लस माइनस होता है, और प्लस माइनस में एक्स वाई बटे अपॉन में 100, ये मैंने बताया आपको पहले भी, ठीक है। मैं ये बोलता हूं कि यदि दोनों बार वृद्धि हो रही होगी, मतलब x बढ़ रहा होगा फिर y बढ़ रहा होगा और फिर यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा दोनों बार वृद्धि हो रही होगी, तो ये तो हमारा डिक्टो एज इट इज वही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि यदि मान लो एक बार वृद्धि हो रही है एक बार कमी हो रही है, मान लो पहले x% बढ़ रहा है और फिर x ही % कम हो रहा है, मतलब ये जो y है ना यहाँ पर मतलब सेम दिया है दोनों, मतलब मैं बोल दूं कि 10% बढ़ रहा है फिर 10% कम हो जा रहा है ना, तो सर यहाँ पर अल्टीमेटली जब ये प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई आएगा तो माइनस आएगा, तो यहाँ पर सर 10 गुना 10 और बटे में ये भी 100 आ जाएगा, तो आप देख रहे हैं ये तो कट गया ना। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब भी एक बार बढ़ रहा हो एक बार कम हो रहा हो, तो जैसे x बढ़ रहा है फिर x कम हो रहा है, तो यहाँ पर सर ये x गुणा x बटे में 100 आएगा, तो सर ये तो कट गया ना, तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये माइनस तो डिनोट कर रहा है कम होने को, तो हमारा आंसर तो डायरेक्ट दोनों का 2 बार गुना करके 100 से भाग करने पर आ ही जाएगा। तो मैं इस क्वेश्चन में ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर दिया हुआ है 11% एक बार बढ़ रहा है और एक बार कम हो रहा है। अच्छा मैं यहाँ पर सक्सेसिव क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि जो आयतन का जो एरिया होता है ना वो लेंथ गुना ब्रेथ होता है, और जब भी गुना में कोई चीज़ परसेंटेज चेंज होती है तो मैंने बताया था वो सक्सेसिव परसेंट होता है, बताया था क्रमागत एक के बाद एक, तो उसको निकालने का तरीका मैंने ये फॉर्मूले से बताया। तो मैंने बोला जब एक बार एक चीज़ बढ़ रही हो दूसरी चीज़ कम हो रही हो और सेम हो परसेंटेज, देखो ये 11-11 है दोनों में 11-11 है, तो आपको ज़रूरत ही नहीं है कुछ करने की, आपको आंख बंद करना है और डायरेक्ट सॉल्व कर देना। तो कैसे करेंगे, 11 गुना 11 और एक बढ़ रही एक कम हो रही तो माइनस में ही आएगा और 100 का गुना कर देना है, तो ये हो जाएगा 121 बटे में 100, तो सर ये आ जाएगा 1.21। 1.21 क्या होगा, माइनस का मतलब कम होगा, 1.21 कम होगा, ये ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है, इसको कम करो, 1.21 कम होगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अगर आ गई हो समझ में तो बताओ। 1.21 कम दिया है, अच्छा ये दिया है, सॉरी ये दिया हुआ है, गलती से हो गई है, मिस्टेक हो जाती है, वी आर इंसान, ओके, वी आर द पुतला ऑफ गलती, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। चलिए चलें आगे, अगला प्रश्न देखें। इफ ईच साइड ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीज बाय
13%, देन द एरिया विल डिक्रीज बाय, यदि एक आयत की प्रत्येक भुजा 13% कम कर दी जाए, ठीक है भैया, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कम हो जाएगा? भैया क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कम हो जाएगी, ये पूछ रहा है अपने से। प्रत्येक भुजा 13% कम कर दी जाए। अच्छा देखो, 2 बार 13% कम कर रहा है, तो सर अल्टीमेटली 2 बार 13% कम होगा, तो ये तो माइनस का ही साइन आ रहा होगा यहाँ पर कहीं ना कहीं। तो आप बोलेंगे सर 13% 2 बार हो रहा है, तो सर यहाँ पर माइनस का 13, फिर माइनस का 13, और फिर यहाँ प्लस का 13, गुना में 13 और बटे में 100, यही आएगा। फॉर्मूला बता चुका हूँ, 2 क्लास से रेगुलर बता रहा हूँ, यदि नहीं समझ में आया तो लास्ट क्लास की वीडियो पूरी देखें, तब समझ में आएगा। तो सर यहाँ पर तो ये हो जाएगा, ये माइनस का 26, और ये जब हम देखेंगे तो हम कितना हो जाएगा 1.69। तो कहीं ना कहीं आएगा तो आंसर कमी का, कमी पूछा जा रहा है अपने से, है ना। तो सर कम पूछा जा रहा है, तो माइनस को तो आपको इग्नोर करना है। सर 26 में से कहीं ना कहीं 1.69 कम होगा, तो मैं बोलता हूँ 26 में से पहले 2 कम कर दो, तो कितना हो जाएगा 24। तो 24 से कुछ बड़ा आंसर आएगा, तो बताओ इनमें से कौन सा 24 से बड़ा आंसर है? कुछ, सिर्फ एक ही तो है कुछ, सॉल्व करना ही नहीं था, अब वहां पर बैठना नहीं है इसको सॉल्व करने के लिए। समझ में आ गई बात? चलिए अगला। 2 विद्यार्थी ए और बी किसी परीक्षा में शामिल हुए, हो गए, चलो। ए को बी से 8 अंक अधिक मिले और पूर्ववर्ती ठीक है का अंक उनके अंकों के योगफल का 55% था, तो ए और बी के प्राप्त अंकों का योगफल क्या है? क्या है? मैंने बोला जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, तो सबसे पहले आपको घूरना है प्रतिशत को, जो आपको रिलेशन बताए। क्या बात समझ में आ रही है? आपको सबसे पहले परसेंटेज को घूरना है। जैसे ही हमने परसेंटेज को घूरा तो हम सर एक बात पर ये पहुंच गए, यहाँ पर बोला है कि 2 विद्यार्थी हैं ए और बी जो पेपर में अपेयर हो रहे हैं, ठीक है भैया, ये दोनों अपेयर हो गए बेचारे, देखो सुबह नाश्ता करके पहुंच गए। इसमें बोला है कि ए सिक्योर्ड 8 मार्क्स मोर देन बी, तो ये तो बाद में आ जाएगा। ए सिक्योर्ड 8 मार्क्स मोर देन बी, मतलब ए को बी से 8 नंबर ज्यादा मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एंड द मार्क्स ऑफ द फॉर्मर वॉज 55% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स। फॉर्मर मतलब क्या होता है? पहले वाले को, 2 स्टूडेंट हैं, पहले वाले को मतलब इसको टोटल दोनों का 55% मिल रहा है। तो सर यदि मैं मान लूं कि इन दोनों को टोटल 100% मिल रहा होगा, तो आप बोलेंगे सर इसको 55 मिल रहा होगा। यदि दोनों को 100 मिल रहा है, इसको 55, तो बचे हुए को 45 मिलना चाहिए। लेकिन ये समझदार बच्चे की पहचान नहीं, आपको ये करना ही नहीं था एग्जाम में। आपको पता होना चाहिए 55% मतलब कितना होता है, 11/20 होता है या नहीं? 11/20 होता है। तो क्या मैं इसको 11 और 9 लिख सकता हूँ? मतलब आपको एग्जाम में जब भी आप जाएंगे तो इस तरीके से नहीं सॉल्व करना है, आपको डायरेक्ट यहाँ पर लिखना आना चाहिए कि सर यहाँ से ये 11 और 9 बन जाएगा रेशियो। क्या बात समझ में आ गई? हमारी नज़र में कितना बढ़ रहा है? 2 बढ़ रहा है। देखो 2 मार्क्स ज़्यादा है और उसकी नज़र में कितने ज़्यादा हैं? 8 नंबर ज़्यादा हैं। तो सर हमारी नज़र में एक की कीमत कितनी हो गई? 4 ज़्यादा है। निकालने का क्या बोला था? प्राप्तांकों का, ए और बी के द्वारा प्राप्तांकों का योगफल। तो सर दोनों प्राप्तांक कितने हो गए? 20। तो सर 20 का कितना हो जाएगा वैल्यू? आपको पता ही होना चाहिए, 20 चुकू 80। क्या क्लियर हो गई बात? एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, बस इसमें एक ही लाइन कंफ्यूज करने वाली थी, ये 55%, इसमें 1 लाख से ज़्यादा बच्चे बाहर हो जाते हैं, तो ध्यान से देखना उसको। बच्चों ने ये समझ लिया था कि सर बी का 55% है, पर ऐसा नहीं है, दोनों के योग का 55% है, ठीक है। चलिए, सुधा डिसाइडेड टू डोनेट 12% ऑफ हर मंथली इनकम टू एन ऑर्फनेज। ऑर्फनेज मतलब क्या होता है भैया? अनाथालय। दान करने का फैसला किया, दान के दिन उसने अपना फैसला बदल लिया। देखो बेटा, ये बदल लिया, ऐसा ही होता है जीवन में आपके भी। आप जो भी चीज़ सोचते हैं ना, उसको उसी टाइम करें। यदि आपके मन में है ना कि आपको कुछ अच्छा करना है, किसी के लिए कुछ अच्छा करना है, किसी की मदद करना है ना, तो आप, हमारे मन में ये आता है कि हम एक लेवल पर पहुंचने के बाद थोड़ा सा कि थोड़ा सा फाइनेंशियली अच्छे हो जाएंगे तो फिर हम करेंगे। लेकिन ऐसा मैंने देखा है कि जब आप फाइनेंशियली अच्छे हो जाते हैं ना, तो आपका हृदय परिवर्तन होने लगता है। आप मतलब वो चीज़ जो आप पहले से डिसाइड करके रखते हैं ना, वो नहीं करते हैं। तो आपको जो भी करना है ना, वो आज से ही शुरू करें। आपकी, यदि मैं बोलता हूँ कि आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी नहीं है और फिर भी आप करना चाहते हैं दान, तो अभी से करना शुरू करें। आप थोड़ा करें, अभी 1 रुपये का दान करें। जब कमाएंगे तब वो एक कब लाखों में बदल जाएगा, कब करोड़ों में बदल जाएगा, आपको पता नहीं लगेगा। लेकिन शुरुआत आपको आज से करना पड़ेगा, ठीक है। तो अच्छे काम में कभी भी देरी नहीं करना, और जब भी गलत काम करने का मन हो ना, तो उसको इग्नोर करना कि कुछ समय बाद करूंगा। क्या बात समझ में आ रही है? जब आप उसको इग्नोर करते हैं ना, तो कुछ समय बाद आपका माइंड चेंज हो जाता है। इस चीज़ को जरूर एक बार फॉलो करना कि जब कुछ अच्छा करने का मन करे ना, तो उसमें बिल्कुल समय मत लगाना, तुरंत कर देना। और जब कुछ गलत करने का मन करे ना, तो उसके लिए वेट करना कुछ समय, कि इसको थोड़े समय बाद करूंगा, थोड़ा डिले करना। आप देखना वो चीज़, आपके माइंड जो है ना, वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे जाओ, बहुत ज्ञान हो गया। सुधा डिसाइडेड टू डोनेट 12% ऑफ हर इनकम। इधर देख सकते हैं आप,
सुधा डिसाइडेड टू डोनेट 12% ऑफ हर इनकम मंथली इनकम टू एन ऑर्फेनेज। सुधा ने ये सोचा था कि मैं 12% अनाथालय में दूंगी, ठीक है। लेकिन बाद में उसका डोनेशन के दिन उसका मन बदल गया। जब पैसे वो इतने देने गई ना तो उसका हृदय बदल गया कि यार इससे तो मैं डेयरी मिल्क भी खा सकती हूँ। तो जब उसने देखा तो उसने अपना डिसीजन बदल लिया और उसने बोला कि मैं सिर्फ 4800 रुपये दूंगी, जो कि जो वो पहले दे रही थी ना उसका सिर्फ 80% है। जब क्वेश्चन पल्ले ना पड़े ना तो शुरुआत से लिखना शुरू कर दो। सर यहाँ पर मैं मान लेती हूँ कि सुधा मैडम के पास 100 रुपये होंगे, खैर इतने तो नहीं होंगे, मान लिए 100 रुपये होंगे, ठीक है। उसमें बोला है सुधा ने अपनी मासिक आय का 12% किसी अनाथालय में दान करने का फैसला किया। तो 12% किया तो मैं बोल देता हूँ सर 12 कर रही होगी, मान लिया, पहले ये डिसाइड किया था। लेकिन बाद में ना उसका मन बदल गया। देखो मन क्या बदला, उसने बोला कि उसने 4800 रुपये की राशि दान की, जो कि उसके द्वारा पहले की गई राशि का 80% थी। मतलब पहले की गई राशि का 80%। सर इसका 80% मतलब क्या हो जाएगा, 4/5 क्या हो जाएगा। मतलब उसने अब इसका 4/5 दान की और उसी की कीमत कितनी बोल रहा है यहाँ पर, 4800 रुपये बोल रहा है। क्या इतनी बात क्लियर होगी सभी को? अच्छा उसमें निकालने का क्या बोला, उसकी मासिक आय का 27% ज्ञात करें। सर हमको कुछ नहीं ज्ञात करना है, 27% की कीमत निकालना है। 27% की कीमत निकालना है तो मुझे बताओ 27 पंजे 135 और 27 359, ये सभी कट रहे हैं शायद, आई थिंक सभी कट रहे हैं। तो एक बार चेक ही कर लिया जाए, ज़्यादातर ऑप्शन कट रहे हैं, नहीं तो मुझे तो ये लग रहा है शायद, देख लेंगे अपन। देखो तो यहाँ पर सर हम जब काटेंगे तो 12 चुकू 48 ये कट गया एक बार में, तो सर यहाँ से एक की कीमत आ गई 500। क्या बात समझ में आ गई? तो आपको 27% निकालना उसकी आय का, 100 का 27% 27 ही होता है, तो 27 की कीमत कितनी होगी सर, 27 पंजे 135 और 2 सुन सबा सुन, नॉट प्यार की धुन, तो 135 इसका आंसर आ जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? चलो अगला प्रश्न देखो। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाय 20% एवरी ईयर इफ द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस ऑफ द सेकंड प्राइस एट द एंड ऑफ थर्ड एंड द फोर्थ ईयर इज 259.20, 259.20। देखो ध्यान से सुनने वाली बात है भैया, क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, देख तो अच्छा रहा है, अब देखते हैं या नहीं। उसमें बोला है एक वस्तु की कीमत हर वर्ष 20% बढ़ती है, ठीक है, मान लिया 20% बढ़ती है, यदि तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में कीमतों का अंतर इतना है। मतलब हमसे चौथे और तीसरे वर्ष का अंतर दिया हुआ है, मतलब हमको चौथे और तीसरे वर्ष का तो निकालना ही पड़ेगा। उसके बाद क्या बोला है, तो दूसरे वर्ष के कीमत का 40% ज्ञात करें। मुझे एक बात बताओ, दूसरे वर्ष का पूछा है और तीसरे और चौथे वर्ष का अंतर दिया हुआ है, पहले वर्ष की तो बात नहीं की ना। तो मैं ये बोलता हूं आप पहले वर्ष को लो ही मत ना, पहले वर्ष को इग्नोर करो, जाने दो पहले वर्ष को। जब पहले वर्ष के बारे में ना तो कुछ दिया है ना तो कुछ पूछा है, तो क्या है, जीवन में कुछ रखा ही नहीं है भैया। तो हम मान लेते हैं सर दूसरा वर्ष है और तीसरा वर्ष है और यहाँ पर चौथा वर्ष है। क्या बात समझ में आ गई? इतने वर्ष की बात चल रही है ना, तीसरे और चौथे वर्ष की बात चल रही है, हमने मान लिया। अब देखते हैं कितने वर्ष हैं। देखो अब यहाँ पर बोला गया है उसमें कि एक वस्तु की कीमत में हर वर्ष 20% की बढ़ोतरी होती है। तो मैंने बोल दिया कि सर यहाँ पर मान लो वो 100 होगी तो यहाँ पर वो 120 हो गई होगी। क्या बात समझ में आ रही है? फिर यहाँ पर 20% बढ़ेगी तो वो 144 हो जाएगी। अब देखो ये कर कैसे रहे हैं, इसका 20% तो 20 बढ़कर 120 हो जाएगी, ये तो सबको पता है। सर इसका जब 10% निकाले होंगे तो मैंने बोला था एक जीरो उड़ा देंगे, कल की क्लास में भी ये कंसेप्ट बताया था कि जब भी आपको किसी चीज़ का 10% निकालना हो तो यदि उसमें एक जीरो बैठा हो तो एक जीरो को उड़ा दो लास्ट से, और यदि जीरो नहीं हो तो पीछे से एक के पहले दशमलव लगा दो, वही उसका 10% होता है। तो सर यहाँ पर इसका 10% हो गया 12 और 20% उसका 2 गुना कितना हो जाएगा 24। तो सर इससे 24 ज़्यादा कितना हो जाएगा, ये 144। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब उसमें क्या बोला है कि तीसरे और चौथे वर्ष के अंत के कीमतों का अंतर जो है 259.20 है। सर हमारी नज़र में अंतर कितना दिख रहा है? तो आप बोलेंगे सर हमको तो आंख में 24 दिख रहा है ना। तो आपने बोला सर ये 24 है अंतर, और वो उसकी नज़र में कितना अंतर दे रहा है, वो बोल रहा है सर 259 पॉइंट में 20, इतना अंतर दे रहा है। क्या बात समझ में आ गई? अच्छा निकालने का क्या बोल रहा है, अंत में कीमत का 40, तो दूसरे वर्ष के अंत में कीमत का 40% ज्ञात करें। सर दूसरे वर्ष के अंत में 40%, मतलब इसका 40% ही ज्ञात करना है हमको। 24 की कीमत दी हुई है, 40 की कीमत ज्ञात करना है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? क्या ये 6 से कट रहा है? क्या मैं आपसे पूछता हूँ, तो आप बोलेंगे सर 6 चुकू 24, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, बिल्कुल कट रहा है। तो यदि मैं इसको, मुझे 40 की कीमत निकालना है ना, मैं अगर इसको 6 से भाग कर दूं तो क्या 3 की कीमत निकल जाएगी? 6 से भाग कर दूं तो यहाँ से 4 की कीमत निकल जाएगी। तो आप बोलेंगे बिल्कुल निकल जाएगी। 6 चुकू 24, 6 तिया 18, 6 दूनी 12 और सुन सबा सुन 2 के पहले 0, इतना हो जाएगा। अच्छा मुझे 40 की निकालना है तो इसका 10 गुना कर दो तो कितना हो जाएगा 432, और पॉइंट के बाद 0 होता है तो उसका कोई मतलब नहीं, 432 इसका आंसर हो गया। क्या बात क्लियर हो गई इतनी? चलो आगे देखते हैं। आप इससे चेक भी कर सकते थे। चेक कैसे कर सकते हैं कि 40 की कीमत निकालना है तो 4 का मल्टीपल देखो सभी हो रहा है। अब इस तरीके के ऑप्शन में आप फंस जाते हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार ऑप्शन आपको इस तरीके से आए, है ना। हो सकता है कि वो एग्जामिनर की घर से वो उसकी वाइफ से लड़ाई करके आया हो, है ना, उसका दिमाग खराब हो तो वो इस तरीके का ऑप्शन देगा आपको,
तो हर समय ऐसा नहीं होगा कि आपके फेवर में ही ऑप्शन आए, ठीक है, तो आपको करते आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखें। इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर टंकी इज इंक्रीज बाय 60%, रेडियस ऑफ बेस इज डिक्रीज बाय 20%, व्हाट परसेंट इंक्रीज सीपीओ 2018 का क्वेश्चन। परसेंट इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम में क्या चेंज आ रहा है, टंकी की बात चल रही है। अभी थोड़ी देर पहले डिक्टो एज इट इज यही क्वेश्चन मैंने बताया आपको कि सर जो वॉल्यूम होता है टंकी का वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो सर हमको फर्क किससे पड़ेगा, आर स्क्वायर एच से पड़ेगा। जो जीवन में होता है उससे फर्क नहीं पड़ता है, जो वेरिएबल होता है उसके ही जाने से फर्क पड़ता है ना। यदि आपको पता है कि ये व्यक्ति आपके जीवन से नहीं जाएगा कभी, तो आपको उससे कभी फर्क नहीं पड़ेगा, 100% फर्क नहीं पड़ेगा उसके आने जाने से। लेकिन यदि आपको पता है कि ये जा सकता है ना, तो उससे फर्क जरूर पड़ेगा, है ना। चलो खलीफे हो आप सब, इधर देखो आर स्क्वायर एच, और सर यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ यही इसी से निकलेगा ना आपका वॉल्यूम। तो आप देख रहे हैं सर यहाँ पर जो रेडियस है ना वो 60% बढ़ रही है। अच्छा 60% बढ़ने का मतलब क्या है, 60% का मतलब होता है 3/5, मतलब रेडियस जो है वो 3 से 5 हो रही है। लेकिन आप देख रहे हैं मैंने बोला था रेडियस का वर्ग होगा, तो सर यहाँ 3 के वर्ग से 5 का वर्ग हो रही है, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो रही। तो आप बोलेंगे कुछ नहीं हो रही है सर। उसके बाद क्या बोला है कि उसकी जो रेडियस है, अरे 2 बार रेडियस नहीं हो सकती भैया, ये हाइट होगी, ये हाइट कर दो इसको, हाइट होगी, है ना, ये हाइट होगी। यहाँ देखो ये 20% हाइट ले लो, हाइट मतलब होती है ऊंचाई, ये ऊंचाई की बात चल रही है। और जो उसकी हाइट है ना वो 20% कम हो रही है। अच्छा 20% का मतलब सबको पता है 1/5, 20% का मतलब, तो सर कम हो रही है मतलब 5 से कितनी हो जा रही है, 4। तो सर यहाँ पर ये 5 यदि है तो ये कितनी हो जाएगी, 4। तो आप यहाँ पर लेकिन 9 पंजे कितना हो जाएगा, 3 3 9 5 जा 45। अच्छा एक 5 से एक 5 काट दो ना, घर की बात है। तो 9 यहाँ से 9 आ गया, और यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 चुकू 20 आ जाएगा। क्या बात समझ में आ गई। हाँ अब आगे क्या बोल रहा है कि इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। तो आप बोलेंगे सर आयतन में कितनी वृद्धि हो रही है, आप देख पा रहे होंगे। तो आप बोलेंगे सर 11 की वृद्धि हो रही है। कितने पर, 9 पर। 9 पर 11 की वृद्धि हो रही है। तो यदि इसको परसेंट में ले जाना तो क्या यही कर दूंगा। तो आप बोलेंगे सर 1100/9। तो देख लो आंसर कहीं से मैच हो रहा है क्या, 9 एकम 9, 2 यहाँ गया, 9 दूनी 18, मैच नहीं हो रहा, कहीं पर गलती हुई है अपने से। 9 दूनी 18, देखो द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 60%। 60% का मतलब होता है 3/5। गलती यहाँ पर हुई बेटा, 3 से 8 होगा ना, ये बोल भी नहीं रहे हो इस तरीके से, देख रहे हो। देख लो फिर से क्वेश्चन, आर स्क्वायर एच होगा इसका, और बाद में भी आर स्क्वायर एच होगा। यदि मैं बात करूं तो सर पहले यदि रेडियस की बात करूं 60% बढ़ रही है, तो 60% का मतलब होता है सर 3/5। मतलब यदि पहले 5 थी तो अब 8 हो जाएगी, तो सर उसका वर्ग हो जाएगा। और हाइट कितनी बढ़ रही है, तो हमने बोला 20% बढ़ रही है, 20% सॉरी हाइट कम हो रही है। मतलब पहले यदि 5 थी तो अब कितनी हो गई, 4 हो गई। क्या इतनी बात समझ में आ गई। तो आप बोलेंगे सर 55 25 पंजे 125 यहाँ पर जाएगा, और 8 8 64, और 64 4 जा कितना हो जाएगा, बोलो सर 256। क्या बात समझ में आ गई। 8 8 64, 64 अट्ठे यदि करना है तो मैंने बोला था कि आप 60 अट्ठे कर लें तो 240, और 4 चुकू 16, तो 256 हो जाएगा। 125 पर 256 बढ़ रही है। तो यदि मैं बोल दूं कि 1000 पर कितनी बढ़ जाएगी, तो मैं 8 गुना कर दूंगा। तो सर यहाँ पर इसका 8 गुना करूंगा तो ये हो जाएगा 1600, 8 पंजे 40, 2000, 8 छंगे 56, तो कितना हो जाएगा 2046। ऐसे ही बन रही है, देख लो 8 छंग 48, 48 बढ़ रही है। लेकिन हमने देखा सर 1000 पर इतनी बढ़े, कितनी बढ़ रही, तो आप बोलेंगे सर 1048 बढ़ रही। लेकिन 100 पर कितनी बढ़ेगी, तो एक जीरो लगा दो, 104.8 इसका आंसर है। क्या बात समझ में आ गई, आई होप आ गई होगी। चलिए थके तो नहीं अभी, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, प्राइस ऑफ शुगर, ये तो पढ़ा हुआ क्वेश्चन है यार, सभी करके बता सकते हो इसको किस तरीके से होगा, है ना। पढ़ा हुआ क्वेश्चन, इसको करो एक बार सॉल्व, कोशिश करो इसको करने की, फटाफट इसका आंसर लाओ स्पीड में। आ गया होगा अब आंसर, देखें कितना आ रहा है आंसर, बिल्कुल सही। देखो
क्वेश्चन में ये बोला है कि द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 15%। चीनी की कीमत में 15% की वृद्धि होती है। चीनी की कीमत में 15% की वृद्धि होने का मतलब क्या होता है सर? 15% का मतलब आपको पता होना चाहिए, 5% का मतलब होता है 1/20, 1/20। तो 15% उसका 3 गुना होता है, तो उसको हम क्या बोल देंगे सर? ये हो जाएगा 3/20। क्या बात सभी को समझ में आ गई? अब आगे क्या बोला है? किस प्रतिशत से व्यक्ति उपभोग में वृद्धि कर सकता है ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना हो? व्यय में मतलब सर एक्सपेंडिचर में कोई परिवर्तन ना हो, मतलब यहां पर प्राइस और कंजम्पशन का रेशियो क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। 1 मिनट, वीडियो थोड़ी सी ब्लर आ रही थी क्या? अब सही हो गई होगी, देखो। ठीक है, तो यदि मैं बोलता हूं कि सर एक्सपेंडिचर यदि कांस्टेंट रखना है तो प्राइस और कंजम्पशन का रिलेशन, दर और खपत का जो रिलेशन होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो यहां पर यदि मैं प्राइस की बात करूं, प्राइस कितना हो जा रहा है? इंक्रीज बाय 15%। मतलब सर यदि पहले 20 था तो अब कितना हो गया? 23 हो गया। तो इसका अपोजिट हो जाएगा कंजम्पशन। तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर, ये कितना हो जाएगा? 23 से 20 हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर हुई? तो 23 से 20 हो जाएगा। तो मैं पूछूंगा आपसे, उसमें पूछ रहा है कितनी हम कंजम्पशन में कितनी कमी कर दें या वृद्धि कर दें? बाय व्हाट परसेंट इंक्रीज है कंजम्पशन? कंजम्पशन इंक्रीज कैसे होगा? शुगर इज इंक्रीज बाय 15%, तो ठीक है, कमी कर रहा होगा। तो सर आप बोलेंगे 3 कम कर दें, है ना? कितने पर? 23 पर। अच्छा, प्रतिशत में जाने के लिए 100 का गुना कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 300/23। मेहरबानी हो गई थी, है ना इनकी। तो इन्हें देखो सिंपल में ही फॉर्म में दे दिया। क्या बात समझ में आ गई? चलिए अगला प्रश्न देखें। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसको 12 तक, बाकी कल से करेंगे। देखो, अ रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 120% एंड इट्स हाइट डिक्रीज बाय 40%। व्हाट इज परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम? सेम डिक्टो क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं आज की क्लास में, और ये सब रिपीटली आ रहे हैं एग्जाम में, है ना? हवाबाजी नहीं चल रही है यहाँ पर, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, इसलिए ये दिए है मैंने। रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 120%। रेडियस जो है वो 120% बढ़ रही है। अगेन मैंने बोला था R²H के फॉर्म में बढ़ेगी, ठीक है। दूसरी बार में वही R²H के फॉर्म में इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। तो यदि यहां पर बोला जा रहा है कि रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 120%, अच्छा 120% का मतलब क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर 120% का मतलब होता है 6/5 होता है। मतलब उसकी जो रेडियस है वो 6/5 बढ़ रही है। मतलब पहले यदि 5 थी तो उस पर 6 बढ़ गई, तो अब कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। लेकिन इसका वर्ग हो जाएगी क्योंकि रेडियस का वर्ग हो रहा है यहाँ पर। आगे क्या बोला है? उसकी जो हाइट है वो 40% कम हो रही है। 40% का मतलब कितना होता है? तो आप सबको पता है कितना, 2/5। मतलब पहले यदि 5 थी तो अब कितनी कम हो जा रही है? 2 कम। तो कितनी हो जा रही है? 3। तो आप बोलेंगे सर 5 25 पंजे, ये 125 आ गया, और यहाँ पर 11 का 121, 121 36, 363 हो जाएगा क्या? या फिर डायरेक्ट कर लो 121 और गुना में 3, तो इसको डायरेक्ट लिख दूं मैं गुना करके, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 363। अच्छा मैं बोल रहा हूँ 125 पर 363 हो जा रही है 125 से, तो हमको यहाँ पर देखना है कि सर 1000 पर कितनी हो जाएगी? तो इसका 8 गुना कर सकता हूँ। तो 8 तिया 24 का 4, 2 हासिल, 8 छंग 48 और 2 0, 5 यहाँ पर, 8 तिया 24 और 5 29। तो कितनी देख रहे हैं आप? 1000 से कितनी बढ़ रही है? तो आप बोलेंगे सर 19, 190, 4 ये बढ़ रही है। लेकिन मैंने बोला था यदि 100 पर बढ़ाना है तो 1 के पहले बिंदु लगा देना, आपका आंसर ये डिक्टो आ गया। क्या इतना क्लियर हो गया? चलो, यदि इतना समझ में आ गया हो तो कल की क्लास में बाकी का कंटिन्यू करेंगे, है ना। और आज तक की क्लास का पूरा प्रॉपर तरीके से रिवीजन करें, है ना। क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से अपने नोट्स में मेंटेन रखें। यदि नहीं है तो अभी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चंस का, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेकर प्रॉपर तरीके से इनकी प्रैक्टिस करें। ये एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और ये ज़्यादातर CHSL, CPO, CGL इन्हीं के क्वेश्चंस लिए गए हैं और रेलवे के लिए गए हैं, ठीक है, जो रिपीटेडली आपके एग्जाम्स में आ रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। कहीं ना कहीं इनके दर्शन आपको एग्जाम में होंगे, तो इनकी प्रैक्टिस करके जाएँ एग्जाम में। मुझे कल बता देना, है ना। 13 क्वेश्चन से कल से करना है, 13वें क्वेश्चन से कल से अपन स्टार्ट करेंगे। और 13वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप, ये टैक्स वाला है। यदि कर पाओ तो इसको ट्राई करना घर पर, है ना। मैं बता दे रहा हूँ, इसको ट्राई करके लाना। ये देखो 14th नंबर का क्वेश्चन भी देखो, इसको भी ट्राई करना यदि आपने परसेंटेज पढ़ा है तो। और ये देखो 15th नंबर का, ये 15वें नंबर तक के क्वेश्चन तक आप ट्राई करके आना, ठीक है। तो बाकी कल की क्लास में मिलते हैं, ध्यान रखिए अपना। चलिए, श्री राधे राधे। थैंक यू सो मच क्लास।